बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्लिनिक ऑनलाइन के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद हाजिर खिदमत। एक नए प्रोग्राम, एक नए मौजू और एक नए मेहमान के साथ। नाज़रीन, थे अफसोस की बात होती है कि अगर कोई खुशी का लम्हा, कोई ऐसा लम्हा हो कि लोग उसको इन्जॉय कर रहे हों, बाद में वो गम में तब्दील हो जाए। और हमारे यहाँ अक्सर व बेशतर देखा जाता है कि कभी शादियाँ हो रही होती हैं या कोई जश्न मनाया जा रहा होता है तो वहाँ फायरिंग हो जाती है और लोग जो है जहाँ खुशियाँ मना रहे होते हैं वहाँ पे सफ़े मातम बच जाते हैं। इसी तरह बरसात का मौसम ऐसा मौसम है जिसकी लोग तमन्ना कर रहे होते हैं, दुआएं कर रहे होते हैं। अगर जहाँ पे नहीं हो रही होती वहाँ पे नमाज़ें पढ़ी जाती हैं, नमाज़ इस्तिस्क़ा पढ़ी जाती है कि बारिशें हो जाएँ। लेकिन बारिशों के बाद हमारे यहाँ क्या होता है वो आपको पता है। इसी हफ्ते हमने शुरू में बात की थी डेंगू फीवर के हवाले से, क्योंकि मुल्क के बेशतर इलाक़ों में बारिशें जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। और जैसा कि हमने प्रोग्राम में बात की थी कि बारिशों के बाद पिछले साल जैसे कि पंजाब में 20,000 केसेस रिपोर्ट हुए थे और अबाउट 300 साढ़े 300 लोग जो हैं लुक़मा अजल मर चुके थे डेंगू फीवर की वजह से। तो इस हवाले से जो है हम आज दोबारा बात करेंगे, क्योंकि पिछली दफ़ा बहुत सी बातें रह गई थी, लेकिन आज कोशिश करेंगे कि डेंगू फीवर के हवाले से जो बातें रह गई हैं उनको पूरा करें। और पहली बात ये कि डेंगू फीवर अगर है तो क्या हर बुखार डेंगू फीवर होता है? अगर डेंगू फीवर किसी को कंफर्म हो जाए तो उसका इलाज क्या है? उस मरीज़ के साथ जो है किस तरह का रवैया हम सबका होना चाहिए? उसकी जो है बीमारी को कैसे कम किया जाए? क्या उससे बीमारी फैल सकती है तो उस पर कैसे काबू पाया जा सकता है? डेंगू के मच्छरों के हवाले से क्या लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए? और उसके अलावा जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, म्यूनसिपल सर्विसेज हैं, उन सबको और हम सबको मिलकर क्या करना चाहिए, यह है हमारा आज का प्रोग्राम। आइए इस हवाले से हमारे साथ दोबारा आज मौजूद हैं बहुत ही काबिल एहतराम शख्सियत, पहले भी मौजूद थे, आज भी उन्होंने वक्त निकाला, प्रोफेसर डॉक्टर रफ़ीक हानानी साहब। डॉक्टर साहब जो हैं वैसे तो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है, इस प्रोग्राम में अक्सर बेशतर आपने ज़रूर इनको देखा है, लेकिन मैं उनको दोबारा उन लोगों को जिनको नहीं बता दूँ कि डॉक्टर साहब जो हैं प्रोफेसर ऑफ पैथोलॉजी हैं, इसके अलावा प्रेसिडेंट हैं इन्फेक्शन कंट्रोल सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान और डॉ लैब जो हैं उसके डायरेक्टर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है डॉक्टर साहब। इस हफ्ते के शुरू में आपसे बात हुई थी डेंगू फीवर के हवाले से। मैं चाहूँगा उन तमाम व्यूअर्स के लिए जो कि आज पहली दफ़ा इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, थोड़ा सा डेंगू फीवर बता दीजिए कि डेंगू फीवर क्या होता है जी जी। और इसकी अलामतें क्या होती हैं और ये क्यों होता है? डेंगू फीवर जो है वो एक ऐसा बुखार है जो कि वायरसेस के ज़रिए स्प्रेड करता है और वो वायरसेस इंसानी जिस्म में मच्छर के काटने से दाखिल होती हैं। और आम तौर पर जो है वो हम पिछले 7 सालों से यहाँ देख रहे हैं कि पाकिस्तान में ये मानसून की बारिशों के बाद अगस्त और सितंबर के महीने में इनके केसेस नमूदार होने शुरू होते हैं और तकरीबन दिसंबर तक केसेस आते रहते हैं। बतदरीज तकरीबन हर साल जो है ना उनके केसेस की तादाद बढ़ती जा रही है और जैसा कि आपने बताया कि पिछले साल तकरीबन 20,000 केसेस रिपोर्ट हुए थे और 300 या 350 के करीब अमवात वाक़ हुई थी। इस साल अगर हमने बहुत अच्छे मेजर्स न लिए तो ख़तरा ये है कि इससे 4-5 गुना बीमारी बढ़ सकती है और लाख के करीब भी केसेस हो सकते हैं। और हमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि, और जैसा कि आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इसके साथ मैं आपको भी मुबारकबाद देता हूँ कि अगर आप लोगों ने मरबूत कोशिशें की अपने तौर पर भी और इससे जो भी मुताल्लिका अरबाब इख्तियार हैं उनको आपने कायल और कन्विंस कर लिया कि वो ऐसे मेजर्स इम्प्लीमेंट करें कि जिसकी के वजह से जो है वो बीमारी फैलने से रुक जाए, तो ये बहुत बड़ा सदका जारिया होगा। जहाँ तक अलामत का ताल्लुक़ है वो ये है कि बुखार और जिस्म में दर्द, ये दो जो है ना ये मेन अलामत हैं और आम तौर पर इसमें जिस्म का दर्द बहुत ज़्यादा शदीद होता है और उसमें भी सर का दर्द जो है वो और ज़्यादा शदीद होता है और आँखों के ढेलों में दर्द बहुत होता है। उसके अलावा उसमें खांसी भी हो सकती है, पेट में दर्द भी हो सकता है, मतली और वॉमिटिंग भी हो सकती है और बाज़ दफ़ा ब्लीडिंग हो जाती है और रेड स्पॉट्स बन जाते हैं। ये कुछ इसकी इम्पोर्टेंट अलामत हैं और उसको आम तौर पर हम जब डॉक्टर्स या हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो ट्रेंड भी होते हैं कि एक टोर्निकेट टेस्ट होता है जो ब्लड प्रेशर के कफ को इन्फ्लेट करके किया जा सकता है। उसके बाद जो है वो जैसा कि लेबॉरेटरी टेस्ट का आ जाता है कि वो प्लेटलेट कम होने शुरू हो जाते हैं और उसका एक PCR का ऐसा टेस्ट है कि जिससे अर्ली डायग्नोज भी किया जा सकता है, ख़ास तौर पर सर्वेलेंस के पर्पज़ के लिए जब गवर्नमेंट ये जानना चाहे कि डेंगू के केसेस कब और कहाँ से शुरू हुए हैं और जहाँ से शुरू हुए हों वहीं पर उनको कंट्रोल करके कम से कम मिनिमाइज़ किया जा सकता है। अच्छा, यहाँ पे सवाल पैदा होता है कंट्रोल कैसे किया जाए, लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने कहा 6-7 साल से इसका शोर है हमारे मुल्क में, इससे पहले क्या डेंगू फीवर हमारे मुल्क में नहीं था? नहीं, उससे पहले बहुत ही इक्का दुक्का केसेस होते थे और ये बड़े शहरों की बीमारी है। तो ये 6-7 साल में ये कैसे हमारे मुल्क में एक्चुअली होता ये है कि बहुत सारे वायरसेस जो है ना
वो दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर कन्फाइंड होते हैं, और जैसे जैसे ट्रैवल बढ़ता जाता है ना, तो पहला एक केस जो है ना इन्फेक्टेड अगर किसी मुल्क से दूसरे मुल्क में आएगा, तब उस मुल्क में और उस खत्ते में वो बीमारी फैलेगी। पिछले 30 साल पहले तक जो है ना डेंगू का बुखार सिर्फ दुनिया में 9 ममालिक में होता था। अब पिछले 30 सालों में वो 9 ममालिक से बढ़कर 110 ममालिक में अब होने लगा है। ओके। और हम लोग भी उनमें से एक मुल्क हैं। उससे पहले केसेस रिपोर्ट हुए 1994 में भी हुए हैं, 1988 में भी हुए थे, 95 में हुए, लेकिन कहीं 2 केसेस हुए, कहीं 4 हुए, कहीं 50 हुए। 100 से ज़्यादा केसेस कभी भी रिपोर्ट नहीं हुए थे। 2005 में पहली दफ़ा कराची में 500 के करीब केसेस रिपोर्ट हुए थे, और उस वक्त तकरीबन 55 के करीब लोगों की अमवात वाक़ई हुई थी। तो इस तरह से 2005 के बाद मुस्तकिल बतदरीज ये बढ़ता जा रहा है, और पिछले साल जो है वो लाहौर में और पंजाब के चंद एक और शहरों में जो है ना इसने काफ़ी तबाही मचाई। अब ये बताइए, लाहौर में जब पिछले साल हुआ था, मैं गया भी था, और पूरे लाहौर में नहीं, कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ में था ये। जी बिल्कुल। वहाँ पे इस वक्त 2 स्कूल ऑफ थॉट्स थे कि या तो ये एक ऐसा ही हुआ है कि एपिडेमिक की सूरत में फैला है, दूसरा कुछ लोग ये कह रहे थे दबे पाँव। और इस प्रोग्राम में एक साइंटिस्ट कुछ दिन पहले आए थे, जिनका बेसिकली वो साइंटिस्ट हैं और उन्होंने डेंगू फीवर पे बहुत रिसर्च की है, वहाँ के जो है एडवाइज़र भी हैं CM ऑफ पंजाब के, कि सस्पेक्टेड उनका ये था कि कोई बायोलॉजिकल वॉरफेयर तो नहीं है कि कहीं ला के किसी ने डब्बे में मच्छर जो हैं बाहर से वहीं पे छोड़ दिए हैं, ऐसा कुछ आपको लगता है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म की कोई सिचुएशन हो, क्योंकि ये करना इतना आसान नहीं होता, और मैं नहीं समझता कि कोई भी शख्स जो है ना वो इस किस्म की कार्रवाई करेगा। क्यों उसमें मुश्किल क्या? मतलब देखें, इसके जो मच्छर हैं उनको आप कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे, कैसे आप ये इंश्योर करेंगे कि इन मच्छरों को वाकई इसमें इनके जिस्म में डेंगू वायरस मौजूद है, और उसके बाद फिर आप उसको किस इलाके में जाकर छोड़ेंगे। एक्चुअली होता ये है कि एक इंडेक्स केस हम कहते हैं, जो पहला केस होता है उसको हम कहते हैं इंडेक्स केस। अगर एक इंडेक्स केस हुआ है किसी भी शहर के इलाके में जहाँ गुंजान आबादी है, और अगर उसको मच्छर काटते हैं, ज़ाहिर बात है आपको पता है कि जब मच्छर किसी जगह पर होते हैं तो बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं। एक शख्स को अगर डेंगू बुखार हुआ है और उसको अगर 500 मच्छर काटेंगे एक हफ्ते के दौरान, पहले हफ्ते में ही जो है ना ये वायरस जो है वो ब्लड में मौजूद होता है और मच्छर उसको सक कर लेते हैं। फीमेल मॉस्किटोज जो होते हैं एडीज इजिप्टाई या एडीज एल्बोपिक्टस, तो वो 500 मच्छर जो है ना वो इन्फेक्टेड हो जाएंगे। अच्छा, इन मच्छरों की फ्लाइंग रेंज बहुत कम होती है। अच्छा, एक और बात, तो अब मच्छर नहीं सॉरी, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा। आपने कहा 500 मच्छर, अब मच्छरों की तो मुख्तलिफ किस्में हैं, एनोफिलीज भी है, आपने एडीज इजिप्टाई या एडीज एल्बोपिक्टस, और उसके अलावा मुख्तलिफ रंगों नस्ल के मच्छर हैं, जैसे कि इंसान है। तो जितने मच्छर किसी भी रंगों नस्ल के किसी भी रेस के काटेंगे, सबको ये एडीज इजिप्टाई ट्रांसफर हो जाएगा? नहीं, ये डेंगू का वायरस जो है वो सिर्फ और सिर्फ एडीज के मच्छरों को ही ट्रांसमिट होगा, इसलिए कि उनकी डेंगू वायरस का क्या नाम है? इसको डेंगू वायरस ही कहलाते हैं। उनकी 4 किस्में होती हैं, डेंगू 1, 2, 3 और 4। ठीक है। तो जितने भी एडीज के मॉस्किटो होंगे उन्हीं को ये जो है ना इन्फेक्ट करेगा, और उनके जिस्म में एक पूरा साइकिल चलता है जो कि 5 से 7 दिन पर मुहित होता है। तब वायरस उनके जिस्म में मल्टीप्लाई करता है, और उसके बाद फिर वो दूसरे शख्स को काटेंगे। तो अब जाहिर बात है कि उस एरिया में उन मच्छरों की फ्लाइंग रेंज बहुत कम होती है ना, तो वो अपने मोहल्ले में ही काटेंगे ना, घर के दूसरे लोगों को काटेंगे। तो इसलिए इसके पॉकेट्स बन जाते हैं, और आमतौर पर बड़े शहरों में इसलिए पॉकेट्स बनते हैं, आबादी गुंजान होती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इसका ये अर्बन डिजीज़ है, और ये मच्छर जो है ना वो डोमेस्टिक मच्छर है, यानी घरों के अंदर होता है। आमतौर पर हमारे यहाँ जब मच्छरों को कंट्रोल करने के लिए स्प्रे की जाती है तो सड़कों पर, पार्कों में, उन जगहों पर की जाती है, तो वो मच्छर जो थोड़े बहुत बाहर होते हैं ना वो भी अंदर घुस जाते हैं। ओके। तो इसलिए इसकी स्ट्रेटेजी और कंट्रोल ये बापर्दा मच्छर है ये। जी हाँ, बिल्कुल। ये बापर्दा मच्छर है, घर के अंदर रहना पसंद करते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए, एक चीज़ जो कि पिछले कुछ सालों में हुई है कि डेंगू फीवर से जो एक खौफ फैला है, मुझे आप क्योंकि इन्फेक्शियस डिजीज़ कंसल्टेंट भी हैं, मलेरिया एक अंदाज़न पाकिस्तान में मलेरिया से कितने लोग मुतासिर होते हैं हर साल? मलेरिया से तो लाखों लोग मुतासिर होते हैं। और कितने अमवात होती हैं उससे अंदाज़न? तकरीबन जो फिगर्स मुख्तलिफ, चूँकि हमारे यहाँ प्रॉपर सर्वेलेंस सिस्टम नहीं है, 60,000 से लेके 2.5 लाख रुपए 2.5 लाख अमवात तक की फिगर्स जो है ना वो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में आई है। ठीक है। अब डेंगू फीवर्स के कंपेरेटिवली 20,000 लोग अफेक्टेड हुए और 300 साढ़े 300 अमवात हुई, लेकिन इसका खौफ बहुत ज़्यादा हो गया। जी हाँ, डेंगू का खौफ इस लिहाज से ज़्यादा होता है, एक तो डेंगू जो है ना वो हमारे लिए एक नया फिनोमेना है। मलेरिया के हम आदी हो चुके हैं सुन के भी, और लेकिन मलेरिया का बात इतनी ज़्यादा है, मलेरिया को हम बिल्कुल तवज्जो कम नहीं दे रहे। मलेरिया पे डेफिनेटली हम तवज्जो कम दे रहे हैं,
और मलेरिया के कंट्रोल के लिए जितनी स्ट्रेटजीज़ हमें इस्तेमाल करनी चाहिए हम लोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन चूंकि सोसाइटी एक ने एक चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है तो उसके लिए उतना कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि डेंगू को कंट्रोल करना आसान है, मलेरिया को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। डेंगू साल में एक छोटे से पीरियड के लिए होता है, उसका वायरस बड़ा फ्रेजाइल है, तो और मच्छर की लाइफ बहुत शॉर्ट है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिसकी की वजह से इसका कंट्रोल आसान है। दूसरा ये कि जिन लोगों को मुतासर करता है तो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए उसकी बीमारी होती है, और उसका हमारे पास एक दफ़ा बीमारी हो जाए तो इलाज ऐसा सच कोई नहीं है, ठीक है ना। वो खुद ब खुद सेल्फ हीलिंग की वजह से इंसान जो है वो अपनी इम्यून सिस्टम की वजह से उस बीमारी को क्लियर कर देता है। अगर हम उसको मिसमैनेज करते हैं तो कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती हैं। नहीं, मैं आपसे मिसमैनेज की जो आपने बात की ये भी मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा, लेकिन मैं एटलीस्ट देखें बात ये हुई कि पिछले साल जब लाहौर में गया हूँ या पंजाब के मुख्तलिफ़ जगहों पे गया हूँ तो वहाँ जिसको भी बुखार था एक लोगों के ऊपर खौफ था कि खुदा ना खास्ता बस अब ये तो गया ऊपर, अब इसको डेंगू फीवर हो गया। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि लोगों को ये बताइए कि 20,000 लोग अगर इन्फेक्टेड हुए उसमें से 300 350 लोगों की मौत, और ज़रूरी नहीं कि वो सब डेंगू की वजह से ही हो या डेंगू को मिसहैंडल किया हुआ, या हो सकता है कोई और सिस्टमिक इलनेस भी हो उनकी हो सकता है वो सब डेंगू के ज़ुमरे में आ गई हो, तो परसेंटेज ऑफ जो डेथ है वो कितनी है? मैं ये समझता हूँ कि परसेंटेज ऑफ डेथ जो है ना इट इज़ लेस देन 1%, यानी 1% से भी कम है। और अगर इसको एपिडेमिक को डिजीज़ को प्रॉपरली मैनेज किया जाए तो वो 0.1% से भी कम की जा सकती है। अब ये बताएं कि अगर किसी को बुखार हो जाए जी तो वो अब यहाँ से शुरू करते हैं, एक इंडिविजुअल लेवल, एक आम आदमी के लिए कि अगर किसी को बुखार हो रहा है तो क्या करे वो? देखें, बुखार अगर हो जाए तो सबसे पहली तो चीज़ ये है कि आम तौर पर बुखार जो है ना वो क्यों होता है? फ्लू की वजह से होता है, नज़ला खांसी है, मलेरिया है, टाइफॉइड है और हज़ारों वायरल इन्फेक्शंस हैं। तो डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। और जब डेंगू तो चूँकि सीज़न में होता है ना, अगर आपको ये पता चल जाता है, और ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि ये इन्फॉर्मेशन मुआशरे को कन्वे करे जब डेंगू शुरू हो, तो अभी डेंगू अब शुरू हो गया है, ताकि लोग जो है वो उस लाइन पे सोचना शुरू करें। लेकिन डेंगू का फियर जो है ना वो अननेसेसरी ज़्यादा है। डेंगू अगर किसी शख्स को हो भी जाता है तो 99% केसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं करता, खुद ब खुद 2 से 3 हफ्ते में बंदा बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। अच्छा, नॉर्मल हो जाता है बिल्कुल बगैर किसी इलाज। अच्छा, इसी खुशखबरी पे अभी इसी खुशखबरी पे नाज़रीन बात हो रही है डेंगू फीवर के हवाले से, और प्रोग्राम के अगले हिस्से में मैं जानना चाहूँगा कि अगर किस तरह के टेस्ट डेंगू के फीवर अगर सस्पेक्टेड है तो उसको कंफर्म करने के लिए या उसको डायग्नोस करने के लिए किए जाते हैं, और अगर किसी का डेंगू फीवर कंफर्म हो भी जाए तो उसका इलाज क्या है, सारी बातें करेंगे डॉक्टर रफ़ीक हानानी साहब से। लेकिन जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक पे, हमारे साथ रहिए।